बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम कर रहे हैं 9th क्लास की फिजिक्स का यूनिट 3 डायनामिक्स। लास्ट टॉपिक इसमें हमने जो डिस्कस किया था वो था डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर किसी बच्चे ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो टॉप राइट साइड पे आई के बटन को क्लिक करके मेरा लास्ट लेक्चर देख सकता है, या उस लेक्चर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी उस लेक्चर को देख सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। तो बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अगर मैं टेंशन को एक्सप्लेन करूं तो टेंशन क्या है, इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल से इस चीज को स्टार्ट करते हैं। दो लोग एक रस्सी को खींच रहे हो ऑपोजिट साइड पे, एक उसको राइट साइड पे खींच रहा है और दूसरा उसको लेफ्ट साइड पे खींच रहा है, तो उनके खींचने के दरमियान उस रस्सी में जो तनाव पैदा होता है उसे हम टेंशन कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपकी बुक में उसने टेंशन को किस तरह से एक्सप्लेन किया है। आपने एक स्टैंड लिया और इस स्टैंड के साथ आपने एक स्ट्रिंग अटैच की और इस स्ट्रिंग का एक सिरा आपने इस स्टैंड के साथ अटैच कर दिया और दूसरे सिरे के साथ बॉडी अटैच कर दी जिसका मास m था। जैसा कि इस डायग्राम में उसने दिखाया हुआ है कि अब आपके पास एक स्टैंड और स्टैंड के साथ आपने एक स्ट्रिंग को अटैच किया और उसका एक सिरा आपने इस स्टैंड के साथ अटैच किया और दूसरा सिरा एक ब्लॉक के साथ जिसका मास m है उसके साथ इसको अटैच कर दिया। और आपको पता है कि जब भी आप किसी चीज को हैंग करते हो तो जमीन उसको अपनी तरफ खींचती है, और जब जमीन उसको अपनी तरफ खींच रही होगी तो उसका ब्लॉक का जो मास m है उसका वेट भी होगा। उसका जो वेट होगा वो किस तरफ अमल करेगा, वो एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड करेगा। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये जो बॉडी है इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा तो इसके रिएक्शन भी होगा, और वो रिएक्शन क्या होगा, वो ऊपर की तरफ होगा, और वो रिएक्शन ये स्ट्रिंग अप्लाई कर रही होगी जो कि इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ उठाए रखेगी और उसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी बुक में टेंशन को इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा होता है कि स्ट्रिंग के साथ जैसे ही हमने ब्लॉक अटैच किया तो उसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ लगेगा और इसकी जो रिएक्शन फोर्स होगी वो अपवर्ड होगी, और उस रिएक्शन फोर्स को हम टेंशन कहते हैं। अब जब आपके पास ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट हालत में है तो इट्स मीन के वेट एंड टेंशन दोनों ही इक्वल क्वांटिटी में है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो इसलिए ये जो ब्लॉक है ये हैंग रहेगा, रेस्ट हालत में रहेगा। और अब हम इस टॉपिक में दो केस डिस्कस करेंगे। पहला केस कि जब आपके पास एक स्ट्रिंग के साथ दो मास आप अटैच करते और वो वर्टिकली मूव कर रहे हो तो उसमें टेंशन और एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू निकलेगी। और दूसरा केस इसमें आता है कि जब आपने एक स्ट्रिंग के साथ दो मास अटैच किए हैं, वो इस तरह से किए हैं कि एक मास आपने रेस्ट हालत में हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है जबकि दूसरा मास वर्टिकली मूव कर रहा है, तो इन दोनों बॉडी में एक्सेलरेशन और टेंशन की क्या वैल्यू होगी। तो आज की इस वीडियो में हम पहले केस को डिस्कस करेंगे कि आपने एक स्ट्रिंग के साथ दो ब्लॉक अटैच किए हैं और वो दोनों वर्टिकली मूव कर रहे हैं, तो उनमें हम एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू को डिस्कस करेंगे। वर्टिकली मोशन ऑफ अ बॉडी अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, कि वर्टिकली बॉडी आपकी मूव कर रही है और वो जो बॉडीज हैं वो स्ट्रिंग के साथ अटैच है, डेट पास ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुल्ली, और वो जो स्ट्रिंग है वो फ्रिक्शनलेस पुल्ली से पास हो रही है। अब ये सारी जो स्टेटमेंट है वो कहना क्या चाह रहा है, तो इसको हम एक डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। तो आपको ये सारी जो स्टेटमेंट है वो इस डायग्राम को देखते हुए बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड हो जाएगी। अब जैसे कहता है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है और उसके साथ आपने दो ब्लॉक अटैच किए हैं और वो वर्टिकली मूव कर रहे हैं, और ये जो स्ट्रिंग है ये फ्रिक्शनलेस पुली से पास हो रही है। एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू को कैलकुलेट करने से पहले हम इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये डायग्राम क्या कहना चाह रही है। अब देखो कि एक ही स्ट्रिंग, उसके साथ उसने दो डिफरेंट मैसेज अटैच कर दिए। वो कह रहा है कि अब ये देखो, ये जो मैस ब्लॉक ए है या मैस है जो बॉडी ए है, इसका जो वेट होगा नीचे की तरफ एक्ट करेगा, इसको m1 कह दिया, और दूसरा जो ब्लॉक है
इसका भी वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा और इसको m2 कह दिया डिफरेंशिएट करने के लिए कि एक बॉडी जिसका मास m1 है उसको a से रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक बॉडी जिसका मास m2 है उसको ब्लॉक b से रिप्रेजेंट किया है। अब ये एक्सेलरेशन, टेंशन, वेट, ये क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे ही हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएंगी। कंसीडर टू बॉडीज A एंड B ऑफ मास m1 एंड m2 के आपके पास दो बॉडीज हैं और उनमें से एक बॉडी का मास m1 है और दूसरी बॉडी का मास m2 है। मतलब जो बॉडी A है उसका मास m1 और जो बॉडी B है उसका मास m2 है। और यहां पे हम अज्यूम करते हैं लेट m1 इज ग्रेटर देन m2 के मास ऑफ अ बॉडी A इज ग्रेटर देन द मास ऑफ अ बॉडी B। तो अब देखो अगर A बॉडी का मास ज्यादा है और B बॉडी का मास कम है तो क्या होगा, ये जो बॉडी A है ये नीचे की तरफ मूव करेगी और ये जो बॉडी B है ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो अब हम देखते हैं कि अगर ये बॉडी का जिसका मास m ग्रेटर है मास m2 से, तो ये बॉडी अगर नीचे की तरफ मूव करेगी तो इस बॉडी पे जो फोर्स लग रही है वो क्या होगी। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी A इज इक्वल टू m1g माइनस टी। अब इस इक्वेशन का क्या मतलब है, अब यहां पे देखो जरा इस डायग्राम पे, इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं ताकि हमें ये स्टेटमेंट समझ आ सके। अगर बॉडी A का मास ज्यादा है तो ये बॉडी क्या करेगी, नीचे की तरफ मूव करेगी। नीचे की तरफ मूव क्यों करेगी, क्योंकि इसका जो वेट होगा वो एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड करेगा। ये वर्टिकली क्यों करेगा, क्योंकि इसमें G मौजूद है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है कि जमीन हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो अब इस ब्लॉक का जो वेट है वो नीचे की तरफ अमल करेगा और इसका जो रिएक्शन होगा वो टेंशन T होगी जो ऊपर की तरफ होगी। अगर तो टेंशन और वेट ये दोनों ही इक्वल होते तो ये बॉडी ने मूव ही नहीं करना था, जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए हैं। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि आपके पास वेट ज्यादा है, तो वेट ज्यादा होने की वजह से ये क्या ब्लॉक क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। अब टेंशन क्या करेगी, उसको रोकेगी। तो जो इसको रोक रही होगी, तो अब हम देखते हैं कि इस बॉडी पे टोटल कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। मतलब ये दोबारा इस चीज को अंडरस्टैंड करो, क्योंकि यही चीज बच्चों को ज्यादा कंफ्यूज करती है और बच्चों को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब यहां पे देखो जरा, फिर इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि इस बॉडी का मास ज्यादा है, अब ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है क्योंकि इसका जो वेट ज्यादा है, वेट ज्यादा होने की वजह से ये नीचे की तरफ मूव करेगा। अब इसके रिएक्शन फोर्स क्या होगी, टेंशन होगी, टी होगी। तो टी, टेंशन और वेट ज्यादा होने की वजह से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो वेट में से जब मैं इस टेंशन को माइनस करूंगा तो इस ब्लॉक पे जितनी फोर्स एक्ट कर रही है वो निकल आएगी। तो यहां पे देखो कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ए, कि एक बॉडी पे जितनी फोर्स लग रही है तो मैंने वेट में से माइनस कर दिया टी को। इतनी चीज क्लियर। अगर आपको ये चीज स्टेटमेंट समझ लग गई है तो यहां पे एक और चीज देखने वाली है कि बॉडी आपकी मूव कर रही है। बॉडी आपकी नीचे की तरफ अगर मूव कर रही है तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी डिस्कस किया था। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था कि जब भी आप किसी जिस्म पे फोर्स अप्लाई करते हो तो फोर्स अप्लाई करने से वो बॉडी मूव करना शुरू होती है। तो उसका जो फार्मूला था F इक्वल टू ma था। अब यहां पे भी देखो इस बॉडी पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो m1g माइनस टी है और ये बॉडी मूव कर रही है। तो जब ये बॉडी मूव कर रही है तो इस हिस्से पे भी मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करूंगा। वो कहता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा, जो फोर्स होगी इसको m1a इक्वल टू, अब देखो फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, ma, जो कि अभी डिस्कस किया कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था F इक्वल टू ma। F की जगह पे मैंने ma रिप्लेस कर दिया इक्वल टू m1g1 माइनस टी। अब 1 क्यों किया, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये इस ब्लॉक की बात कर रहा हूं और इस ब्लॉक का जो मास है वो m1 है। तो इस वजह से यहां पे भी m1 लिखा है और यहां पे भी m1 लिखा है। अब दूसरी तरफ ये देखो, ये जो ब्लॉक B है ये किस तरफ मूव कर रहा था, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। जैसा कि दो रोड है, एक का वेट ज्यादा है तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, तो दूसरा क्या करेगा, अपवर्ड जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो यहां पे देखो ये जो ब्लॉक B है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इस ब्लॉक पे अगर मैं नेट फोर्स एक्ट करूं तो वो क्या होगी, कहता है एज अ बॉडी बी मूव अपवर्ड हिंस इट वेट m2g इज लेस देन द टेंशन t इन अ स्ट्रिंग। तो अब क्या होगा कि अब वो कहता है कि अगर ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो डेफिनेटली बात है इस टेंशन की वैल्यू ज्यादा है इस वेट से।
अगर इस टेंशन की वैल्यू ज़्यादा है इस वेट से, तो मैं टेंशन में से वेट को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो इस ब्लॉक पे जितनी भी फोर्स एक्ट कर रही है वो सारी मैं निकाल लूंगा। अब कहते हैं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी बी एफ इक्वल टू टी माइनस एम टू जी। अब यहाँ पे टेंशन पहले क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे टेंशन ब्लॉक पे ज्यादा थी, और यहाँ पे वेट क्यों पहले लिखा था, क्योंकि इस बॉडी का जो वेट था वो टेंशन से ज्यादा था। तो टी माइनस एम टू जी, एम टू इस वजह से क्योंकि अब मैं बॉडी बी की बात कर रहा हूं, तो बॉडी बी का जो मास था वो m2 था, तो टी माइनस एम टू जी। अब इस बॉडी पे भी देखो फोर्स एक्ट कर रही है, तो फोर्स एक्ट कर रही है तो ये भी बॉडी मूव कर रही है, तो यहां पे भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करूंगा। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो आपके पास जो इस की जो फोर्स होगी वो m2a इक्वल है t माइनस m2g। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। बुक में उसने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कहा हुआ है, यहाँ पे मैंने उसको कलर कर दिया ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। अब मैं इन दो इक्वेशंस को यूज करते हुए एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। मैं देखूंगा कि इस पूरी जो स्ट्रिंग है उसमें कितनी टेंशन मौजूद है, और ये जो बॉडी आपकी मूव कर रही है इन दोनों बॉडीज का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसमें एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं कि ये जो दो बॉडीज आपकी एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड मूव कर रही है, इस दोनों बॉडीज में जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करूंगा। तो मैथ का ये रूल है जब आप दो इक्वेशंस को ऐड करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होती है और राइट हैंड साइड से ऐड होगी। तो मैथ का वही रूल हम यहां पे भी अप्लाई करेंगे। एडिंग रेड एंड ग्रीन कि इक्वेशन मैंने रेड और ग्रीन को ऐड किया, तो ऐड करने से मैं क्या निकालूंगा, वी गेट एक्सेलरेशन ए, और मुझे एक्सेलरेशन उसका निकल आएगा। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड किया और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखें टेंशन की वैल्यू सेम है तो टी से कट जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपके पास सेम है, तो इन दोनों में से एक्सेलरेशन को मैं कॉमन निकाल लूंगा और राइट हैंड साइड में से टेंशन को मैं कैंसिल कर दूंगा। तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी ए इक्वल है m1 प्लस m2 इक्वल है m1g माइनस m2g। ये कलर से आपने परेशान नहीं होना, ये कलर सिर्फ आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको बताया हुआ है कि आपके पास एक इक्वेशन रेड थी और दूसरी इक्वेशन ग्रीन थी, और जब मैंने ए को कॉमन निकाल लिया, अब ये ब्लैक इस वजह से कर दिया क्योंकि अब ये कॉमन हो चुका होगा। एक चीज और देखने वाली है कि ए के साथ m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब कोई चीज या एक इक्वेशन के एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो दूसरी तरफ जाके क्या होती है, डिवाइड होती है। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, कि ये जो m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई हो रहा था एक्सेलरेशन के साथ, इसको इसके नीचे जाके डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे भी m1 और m2 के साथ जो g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये भी सेम है, तो इसको भी यहाँ से मैं कॉमन निकाल लूंगा। तो a इक्वल है m1 माइनस m2g m1 प्लस m2। ये मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई उन दो इक्वेशंस को ऐड करने से। अब इस इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 और g इस साइड पे लिख लिया, या g को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं या g को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो आंसर सेम ही होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने दो इक्वेशंस को ऐड करते हुए एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब मैं टेंशन की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा, तो वो किस तरह से करते हैं, डिवाइडेड ग्रीन बाय रेड टू फाइंड द टेंशन टी इन अ स्ट्रिंग। कि अब मैं क्या करूंगा, ग्रीन और रेड को आपस में डिवाइड कर लूंगा, कि एक इक्वेशन आपके पास रेड थी और एक इक्वेशन आपके पास ग्रीन थी। जब मैंने दोनों को डिवाइड किया तो m1a डिवाइडेड बाय m2a इक्वल है m1g माइनस टी और t माइनस m2g। अब यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन सेम है, अब इस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन से काट दिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे, अब ये जो चीज़ है t माइनस m2g ये नीचे डिवाइड हो रही है, तो इस तरफ जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो ये m2 नीचे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इस चीज़ को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, m1t माइनस m2g m2 m1g माइनस t, कि ये जो a कैंसिल हो गया था, यहाँ पे m1 और m2 बचा था, m2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो दूसरी तरफ जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। तो t माइनस m2g यहाँ पे डिवाइड हो रहा है
तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये थोड़ी सी चीज़ बच्चों को कंफ्यूज करती है, बस ये थोड़ा सा अगर आप गौर से समझोगे तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएगी कि मैथ का ही हम रूल लगा रहे हैं, तो किस तरह से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। अब यहाँ पे देखो m इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये m2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो m1t माइनस m1 m2g इक्वल है m2 m1g माइनस m2t, क्योंकि इस m2 को इन दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई किया और इस m1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये m2t यहाँ पे माइनस हो रहा है। अगर m2t यहाँ पे माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, प्लस होगा। तो ये m1 m2g यहाँ पे माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ आके क्या होगा, ये भी प्लस होगा। तो फाइनल इक्वेशन m1t प्लस m2g, और m1 m2 इधर माइनस हो रहा था, इसको दूसरी तरफ ला के प्लस कर लिया। अब यहाँ पे देखो टेंशन t कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से टेंशन t को कॉमन निकाल लूंगा। t इक्वल है m1 प्लस m2 इक्वल है m1 टू m1g प्लस m1 टू m2g। इसको अभी मैंने ऐसा ही रहने दिया, इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐड करूंगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से ये चीज़ समझ आ जाए। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को ऐड कर दूंगा। तो जब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो t m1 m2 इक्वल है 2m2 m1g। अब ये देखो टेंशन के साथ ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, तो दूसरी तरफ ला के क्या होगी, डिवाइड होगी। 2m2 m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये मेरे पास टेंशन की वैल्यू आ गई। इस तरह से मैं इस डायग्राम को यूज करते हुए, प्रीवियस डायग्राम को यूज करते हुए, जब दो बॉडीज आपकी वर्टिकली मूव कर रही होती हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए मैंने एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। The above arrangement is also known as Atwood machine, कि जो अभी हम चीज डिस्कस करके आए हैं, अब above arrangement से क्या मुराद है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है कि यही चीज जो आपके पास होती है इसे Atwood machine भी कहते हैं। अगर आपसे वो क्वेश्चन आता है by using the Atwood machine find the value of tension and acceleration, तो आप सेम प्रोसेस यही करोगे जो हम करके आए हैं, या इसको एडवुड मशीन कह दो या एक वो लंबी सी स्टेटमेंट लिखी थी वो लिखी हो, तो दोनों का मतलब सेम ही होगा। इट कैन बी यूज टू फाइंड द एक्सेलरेशन g ड्यू टू ग्रेविटी, कि इसी चीज को हम यूज करते हुए ग्रेविटी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब वो ग्रेविटी की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं इसी चीज को यूज करते हुए। अब इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे एक्सेलरेशन और ग्रेविटी मौजूद था, यहाँ पे मैं ग्रेविटी को इस तरफ रहने दूंगा, बाकी सारी इक्वेशंस को दूसरी तरफ ले आऊंगा। वो कैसे, अब देखो यहाँ पे m1 m2 डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। m1 माइनस m2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या होगी, g इक्वल है m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 मल्टीप्लाई बाय a। तो उसी इक्वेशन को यूज करते हुए देखो मैंने ग्रेविटी भी फाइंड कर ली। वो कैसे, अगर मेरे पास दोनों का मैस गिवन होगा, वो मैस की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा और मुझे पता होगा कितना एक्सेलरेशन मौजूद है, मतलब कितनी एक्सेलरेशन के साथ बॉडीज आपकी मूव कर रही है। अगर मेरे पास वो एक्सेलरेशन भी मौजूद है तो मैं जी की वैल्यू भी बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये था आपके पास आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपके पास एक बॉडी हॉरिजॉन्टल और एक बॉडी वर्टिकली मूव कर रही हो तो तब एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू क्या होगी। अगर इस टॉपिक में किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।